हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम लोग आपके साथ ईओक्यू कर रहे हैं और ईओक्यू में आपने आइडेंटिफाई कर लिया है 200 यूनिट्स इन द क्वेश्चन नंबर 4.2 और 4.2 में हमने कहा ईओक्यू मीन्स 200 यूनिट्स इन दिस क्वेश्चन। एंड एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लीजिए, याद रखिए कि ईओक्यू 200 यूनिट्स मीन्स वी शुड हैव टू प्लेस 200 यूनिट्स टू द सप्लायर सो दैट आवर टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। ठीक है, बट ऐसा कंपल्सरी नहीं होगा कि हम 200 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर ही पाए। व्हाट डज इट मीन्स? देखिए, हमने विल्सन फार्मूला यूज़ किया। विल्सन फार्मूला यूज़ करने के बाद 200 यूनिट्स आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अब हम सप्लायर के पास ऑर्डर करने गए तो सप्लायर कहता है नो, हम 500 यूनिट से कम का ऑर्डर लेते ही नहीं है। और मार्केट में पूरा ट्रेंड है कि 500 यूनिट से कम का कोई ऑर्डर लेता ही नहीं है। तो हमारी ऑर्डरिंग क्वांटिटी 200 यूनिट्स की जगह 500 होनी पड़ेगी। इनफैक्ट हमें मालूम है कि हमारे 200 यूनिट्स अगर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो टोटल कॉस्ट मिनिमम आता है। बट इस केस में क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो हमें 500 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। व्हाट डज वी मीन? दैट ईओक्यू जो आपने 200 यूनिट्स फाइंड किया है, ईओक्यू जो आपने 200 यूनिट्स फाइंड किया है वो ईओक्यू 200 यूनिट्स है। दिस मीन्स वी शुड ऑर्डर, हमें 200 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए टू द सप्लायर, जिससे कि टोटल कॉस्ट शुड बी मिनिमम। एंड दिस इज एज पर द फॉर्मूला, एज पर द विल्सन फॉर्मूला। बट सप्लायर को ये विल्सन फॉर्मूला आता नहीं है। सप्लायर को इस फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम सप्लायर को बोलेंगे देखो हमारी कॉस्ट 200 यूनिट्स पर क्या कम आ रही है इसलिए अब तो 200 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करो, सप्लायर कहता है आई डोंट केयर, मुझे तो मतलब है कि मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में 500 क्वांटिटी से कम कोई ऑर्डर देता ही नहीं है, तो सप्लाई कहता है कि मैं क्यों दूं, राइट। और अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। सो ये ईओक्यू का मतलब ये ही है कि हमारी इस वाली क्वांटिटी पर हमारा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट का जो टोटल होगा वो मिनिमम आएगा। दैट इज परफेक्टली फाइन। बट दिस मे पॉसिबल कि एक्चुअल क्वांटिटी ऑर्डर हमारी सप्लाई की डिफरेंट हो। हाँ, उस केस में अगर हमारी क्वांटिटी डिफरेंट होती है तो इस केस में हमारा जो टोटल कॉस्ट होगी वो मिनिमम नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने विल्सन फार्मूला की हेल्प से 200 यूनिट्स ईओक्यू निकाल दिया, यानी कि हमने मैनेजमेंट को ये एडवाइस किया कि आप 200 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करो जिससे कि टोटल ऑफ कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम आए। आई थिंक क्लियर। अब ये सब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको इससे अगला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करवाना है, राइट। और अगला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करवाने के लिए मुझे आपको कुछ बातें और भी बतानी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। नंबर 1, वैसे तो अगर मैं बोलूँ कि हमने मटेरियल चैप्टर के अंदर अभी तक क्या सीखा है, हमने मटेरियल में हम लोग आपके साथ ईओक्यू कर रहे हैं, है ना। और ईओक्यू का मीनिंग सीखा है, दैट quantity to be ordered to supplier at which total cost is minimum। तो ईओक्यू मीनिंग क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी जहाँ पर टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है। और नंबर 2, हमने ईओक्यू का मीनिंग सीखने के बाद हमने आपको कहा है कि ईओक्यू फाइंड कैसे करते हैं। वी हैव 2 मेथड। अभी हमने एक ही मेथड के बारे में बात की है, दूसरे मेथड के बारे में बात नहीं की। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। विल्सन्स फार्मूला। तो विल्सन फार्मूला कहता है कि ईओक्यू इज एज पर द विल्सन फार्मूला ईओक्यू इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू ओ इंटू अपॉन सी। क्या कहा? 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी, जिसमें ए स्टैंड फॉर द, ये मैं लिखवा चुका हूँ, आप अपने आप से नोट करते जाना। बेसिकली इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपकी समरी बन जाए। और एक दूसरा मेथड भी है, और दूसरा मेथड है टेबल मेथड। और जो दूसरा मेथड है अभी हमने सीखा नहीं है, वी विल टॉक अबाउट। हम दूसरा मेथड यूज़ कब करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। हम विल्सन फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं when only 2 costs we have to consider, one is ordering cost, second is carrying cost। अगर हमें सिर्फ 2 ही तरह की कॉस्ट कंसिडर करनी है, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो अगर यही कॉस्ट के बेसिस पर डिसाइड करना है तो विल्सन फॉर्मूला विल गिव यू द परफेक्ट आंसर। बट हमारे क्वेश्चन में अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट के अलावा एक और डिफरेंट और भी कॉस्ट है,
लाइक क्वेश्चन में अगर डिस्काउंट गिवन हो तो इस केस में हम लोग टेबल मेथड यूज़ करते हैं. वी विल टॉक अबाउट लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो मोस्टली. मतलब उम्मीद यही है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी मेथड के बारे में बात करेंगे. फिलहाल मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो डिफरेंट बातें हैं. पॉइंट नंबर 3 इज़ द मेन थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. देखो हम लोग यहाँ पर टोटल कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं. आपको डिफरेंट क्वेश्चन में ना EOQ तो फाइंड करना ही होगा, साथ ही साथ टोटल कॉस्ट भी फाइंड करना होगा. और जो ये टोटल कॉस्ट फाइंड करना होगा ये फाइंड करना होगा इन द फॉर्म ऑफ पर एनम, एक साल के लिए. ठीक है. अब ये एक साल की कॉस्ट जब निकालने के लिए कहेगा, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं कि EOQ एक ऐसी क्वांटिटी है जहाँ पर टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है, बार बार हमने ये बात की. तो ये टोटल कॉस्ट निकालोगे कैसे? तो कैसे निकालोगे ये भी हमें हमारे क्वेश्चंस में फाइंड करने के लिए कहा जाएगा. सो जब आपको ये फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तब आपके पास टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आप यहाँ पर कहेंगे दैट यू हैव 3 काइंड ऑफ द कॉस्ट. 3 तरह की कॉस्ट सीखी ना हमने. एक तो ऑर्डरिंग कॉस्ट सीखी, दूसरी कैरिंग कॉस्ट सीखी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट. तीसरी कॉस्ट कौन सी सीखी? एक्चुअली सीखी नहीं, ये ऑब्वियस है, परचेज कॉस्ट. जब हम सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करेंगे तो सामान रखने की कॉस्ट एक कॉस्ट हो गई, सामान को मंगवाने की कॉस्ट दूसरी कॉस्ट हो गई, रखने की कॉस्ट को क्या कहा? कैरिंग कॉस्ट. मंगवाने की कॉस्ट को क्या कहा? ऑर्डरिंग कॉस्ट. पर सामान जब मंगवा रहे हो, सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करो, तो सप्लायर को अपनी जेब से कुछ पे तो करोगे, तो जो पे करोगे वो क्या होगा? परचेज कॉस्ट. ठीक है. सो हमारे पास जब भी टोटल कॉस्ट के बारे में कहा जाए तो टोटल कॉस्ट बेसिकली 3 तरह की होंगी. 3 कॉस्ट का टोटल जो है वो हमारा टोटल कॉस्ट होगा. जब भी टोटल कॉस्ट फाइंड करने के कहा जाए तो आपके पास 3 तरह की कॉस्ट होंगी. नंबर 1 परचेज कॉस्ट, नंबर 2 कैरिंग कॉस्ट एंड नंबर 3 ऑर्डरिंग कॉस्ट. अब ये फाइंड कैसे करेंगे? दिस इज़ द मेन थिंग जो हमें आपके साथ इस वीडियो के अंदर आपके साथ बात करनी है और फिर हमारा न्यूमेरिकल भी इसको कंप्लीट करना है. तो सबसे पहले परचेज कॉस्ट कैसे फाइंड करना है? बड़ा सिंपल है. इनफैक्ट मुझे ये बताना भी नहीं चाहिए, आपको आना चाहिए अपने आप से. सो अगर आप एक साल के अंदर, जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में था, न्यूमेरिकल में था 4.2 के अंदर, आप एक साल में 2000 क्वांटिटी ऑफ द रॉ मटेरियल मंगाते हो. ठीक है. और एक क्वांटिटी के लिए कितना अमाउंट पे करते हो? 20 रुपीज़. तो इसका मतलब हुआ कि आप अपनी पॉकेट से कितना अमाउंट पे करोगे? आप पे करोगे 2000 क्वांटिटी इनटू 20 रुपीज़, है ना. जितनी क्वांटिटी मंगा रहे हो उसको एक क्वांटिटी की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट. तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? फॉर्मूला हुआ एनुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू कॉस्ट पर यूनिट. ये कोई फॉर्मूला लर्न करने वाला नहीं है. एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट. सिंपल. आप किसी भी दुकान के पास जब सामान खरीदने जाते हो तो कैसे पेमेंट करते हो? अगर आप आटा खरीद रहे हो तो कैसे पेमेंट करोगे? जितने भी किलोग्राम आटा परचेज करोगे मल्टीप्लाई बाय 1 किलोग्राम की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे. ऐसे ही होता है. अब आप कहोगे सर एनुअल क्यों लिखा? क्योंकि हम जो टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं ये एक साल की निकाल रहे हैं, तो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी जो कंसिडर की जाएगी वो भी एक साल की ही कंसिडर की जाएगी. तो पहला हमने ये अमाउंट लिखा, दैट इज एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट. अब दूसरा फॉर्मूला क्या है? बेसिकली ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड नो डाउट ये भी हमें पर एनम लिखना है. जब हम टोटल कॉस्ट पर एनम निकाल रहे हैं तो सभी तरह की कॉस्ट जो है वो पर एनम ही कंसिडर करेंगे. ठीक है. अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें? देखो ये भी कुछ बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी सिंपल. इनफैक्ट पूरी कॉस्टिंग ही सिंपल है, बस आपको समझ आ जानी चाहिए. आपको जैसे बता रहे हैं वो आपको सुनते जाओ. जैसे कि हमने यहाँ पर आपसे बात की थी हमारे इस चार्ट के अंदर, हमने आपको कहा था कि अगर एक साल की रिक्वायरमेंट 1,20,000 की है और एक बार में अगर हम 1,20,000 की क्वांटिटी मंगवाएं तो हमें कितनी बार मंगवाना होगा? ओनली 1 टाइम. और एक बार की ऑर्डर करने की कॉस्ट 10,000 होती है, तो बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी? तो आपने कहा 10,000. ये हमने किया था ना. सो अगर हम एक साल की क्वांटिटी 1,20,000 को 60,000 किलोग्राम करके मंगाएं तो कितनी बार मंगवाएंगे? 2 बार. एक बार को मंगवाने की कॉस्ट
सप्लाई ढूंढने की कॉस्ट एक्सेट्रा 10,000 की है तो 2 बार की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 20,000। तो यही है वो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम जो हमें टोटल कॉस्ट के अंदर फाइंड करना है, नथिंग एल्स। तो आपने क्या किया, ये काफ़ी मुच्चड़ हो गया, थोड़ा सा साफ कर देते हैं। हाँ जी, आपने क्या किया कि जितने भी ऑर्डर्स आप प्लेस कर रहे हैं ना, उसको एक बार की ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। सो नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स पर एनम उसको मल्टीप्लाई कर दिया एक बार की ऑर्डरिंग कॉस्ट से, है ना। और ऐसा करने पर आपके पास आ जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम। तो यही यहाँ पर लिख रहे हैं, दैट इज नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स पर एनम। एक साल में आप कितने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक बार में आप जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो क्या कॉस्ट होती है, तो एक साल में अगर 2 ऑर्डर प्लेस करते हैं 10,000 रुपये की एक बार की कॉस्ट है तो 20,000 आ जाएगा। अगर एक साल में 20 ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 2 लाख आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये नंबर्स ऑफ ऑर्डर है, नंबर्स ऑफ ऑर्डर ये आपने कैसे आइडेंटिफाई किया। सो नंबर्स ऑफ ऑर्डर कैसे आइडेंटिफाई किया, देखिए हमने जो आपके साथ पहले बात की थी, हमने कहा कि पहले आप ये देख लो, आइडेंटिफाई कर लो कि एक साल में कितनी क्वांटिटी मंगानी है, फिर ये देख लो कि एक बार में कितनी मंगवा रहे हो, डिवाइड करो। एक साल में कितनी मंगानी है, एक बार में कितनी मंगानी है, एक साल में कितनी मंगानी है, एक बार में एक साल में मंगवानी है 1,20,000, एक बार में कितनी मंगा रहे हो 30,000, सपोज 30,000, तो कितनी बार ऑर्डर प्लेस करोगे 4 टाइम्स। ये थोड़े बड़े नंबर लग रहे हैं, छोटे नंबर से हम बात करते हैं। हमने अभी इससे पहले न्यूमेरिकल किया है, तो हमने आपको क्या कहा कि एनुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रॉ मटेरियल है 2,000। ठीक है, हमें एक साल में 2,000 किलोग्राम, यूनिट जो भी कह लो, हमें सामान मंगाना है। और एक बार में आप कितना यूनिट्स मंगवाओगे जिससे कि टोटल कॉस्ट मिनिमम आएगी 200। सो 2,000 क्वांटिटी मंगानी है एक साल में और एक बार में मंगानी है 200, तो कितनी बार ऑर्डर प्लेस करोगे 200 यूनिट के, पहले 200 फिर 200 कितनी बार, 10 बार। तो ये 10 जो है आपने निकाला कैसे, आपने क्या किया, आपने एनुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल को डिवाइड कर दिया ऑर्डरिंग क्वांटिटी से, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय, नो डाउट ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है जो आपने ऊपर लिखा था वो तो सेम ही है, आई थिंक क्लियर। सो ये 2 फॉर्मूले नहीं है, ये एक ही फॉर्मूला है, बस नंबर्स ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए थोड़ा सा इसको फैला दिया है। अब तीसरे तरह की कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट। और कैरिंग कॉस्ट भी जो आपने लिखना है वो कैसे लिखना है, पर एनम। अब कैरिंग कॉस्ट पर एनम कैसे लिखेंगे, तो कैरिंग कॉस्ट पर एनम लिखने के लिए देखो आपके पास कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए जो बेस होता है वो क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। आपके पास कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए जो बेस होता है वो क्या होता है, दैट इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ जो भी है। और जो ये 5 रुपये है वो क्या शो करता है, कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट इन द स्टोर डिपार्टमेंट इज ₹5 पर एनम। मतलब आप अगर अपने स्टोर डिपार्टमेंट में 1 यूनिट को स्टोर करके रखते हो कितने समय के लिए, 1 साल के लिए, तो ये जो 5 रुपये हैं ये 5 रुपये शो करते हैं कि अगर आप अपने स्टोर डिपार्टमेंट में 1 यूनिट को पूरे साल के लिए स्टोर करके रखते हो तो हमारा जो खर्चा है वो 5 रुपये का आता है। 1 यूनिट के रिस्पेक्ट से खर्चा आता है 5 रुपये। तो अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि स्टोर डिपार्टमेंट में नंबर्स ऑफ यूनिट्स कितनी है तो आपके पास कैरिंग कॉस्ट भी आ जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं 1 यूनिट नहीं, आप 10 यूनिट स्टोर करके रखते हो तो 1 यूनिट का खर्चा 5 रुपये, तो 10 यूनिट का खर्चा 50 रुपये, है ना। तो हमें यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई करना है कि स्टोर डिपार्टमेंट में हमें नंबर्स ऑफ यूनिट्स कितनी रखते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, डोंट वरी। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज ₹5, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज ₹5। इसका पहले बच्चे मीनिंग एक बार रिवाइज कर लो, जब तक इसको नहीं आइडेंटिफाई होगा ना तब तक आगे नहीं बढ़ सकते।
कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ₹5 का मीनिंग मैंने पहले लिखवाया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा था कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 5 का मीनिंग है कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट। अगर हम 1 यूनिट संभाल कर रखते हैं इन स्टोर डिपार्टमेंट में, तो हमारा खर्चा होता है ₹5 का। ₹5 खर्चा जो है वो कितने समय के लिए होता है? 1 साल के लिए। मीन्स अगर 1 यूनिट अपने स्टोर डिपार्टमेंट में पूरे साल के लिए संभाल के रखोगे तो ₹5 का खर्चा आएगा। तो स्टोर डिपार्टमेंट में जितनी भी यूनिट संभाल के रखी हुई हैं उनका खर्चा कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाय 5। 1 यूनिट का 5, जितनी भी यूनिट संभाल के रखी हैं मल्टीप्लाई बाय 5 इज द कॉस्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट। आर यू गेटिंग दिस? राइट। तो मैंने कहा कैरिंग कॉस्ट पर एनम विल बी यूनिट्स इन स्टोर डिपार्टमेंट मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। एक्चुअली पर यूनिट लिख रहे हैं, पर एनम तो होता ही है, ठीक है, इससे वैल्यू आ जाएगी। बट रुको, ये जो यूनिट्स इन स्टोर डिपार्टमेंट है ना, ये निकालना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट है? सुनिएगा। हमने आपके कहा कि हमारा एक स्टोर डिपार्टमेंट होता है, हमारा एक स्टोर डिपार्टमेंट होता है और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, और एक हमने आपके साथ कहा एक परचेज डिपार्टमेंट होता है। परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करता है, सप्लायर को ऑर्डर प्लेस किया, सप्लायर जो है वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है टू द स्टोर डिपार्टमेंट इन द स्टोर डिपार्टमेंट। हाँ, क्वालिटी चेक हुआ, क्वालिटी चेक के बाद स्टोर डिपार्टमेंट में सामान आ गया। सपोज करो परचेज डिपार्टमेंट में जो सबसे पहले ऑर्डरिंग क्वांटिटी की है, मतलब सामान जो मंगवाया है, एज्यूम दैट ऑर्डरिंग क्वांटिटी जो की है वो है 1000, ऐसे कुछ भी नंबर लिख रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल पुराने क्वेश्चन से लिंक नहीं है, अपने आप से एक नंबर लिख दिया है 1000। सपोज करो परचेज डिपार्टमेंट ने सप्लायर को 1000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया। अब अगर 1000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया तो सप्लायर जो है वो ऑब्वियसली 1000 यूनिट्स ही स्टोर डिपार्टमेंट में सप्लाई करेगा, ठीक है। अब स्टोर डिपार्टमेंट में 1000 यूनिट्स आ गए, बट क्या ये 1000 यूनिट्स, अच्छा एक मिनट रुको, अगर ये 1000 यूनिट्स आ गए तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि स्टोर डिपार्टमेंट में 1000 यूनिट्स होते हैं और 1 यूनिट का खर्चा ₹5 का है, टोटल खर्चा 5000 आ जाएगा। बट क्या स्टोर डिपार्टमेंट में 1000 यूनिट्स हमेशा होते हैं? जी नहीं। क्यों नहीं? स्टोर डिपार्टमेंट के पास 1000 यूनिट सप्लायर से आ तो गए हैं, बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मान लो ये 1000 यूनिट्स लेवल है, तो एक बार सपोज 200 यूनिट्स का ऑर्डर आगे प्लेस, मतलब 200 यूनिट ट्रांसफ़र किए, रह गए 800। फिर से 200 यूनिट्स और ट्रांसफ़र किए तो रह गए 600। फिर से 200 ट्रांसफ़र किए 400, फिर रह गए 200। जब 200 रह गए तो स्टोर डिपार्टमेंट ने इंटीमेट कर दिया परचेज डिपार्टमेंट को कि सर आप सामान और मंगाइए। अब परचेज डिपार्टमेंट ने फिर से सामान का ऑर्डर प्लेस कर दिया और सप्लायर ने फिर रॉ मटेरियल सप्लाई कर दिया, और जब सामान दोबारा से आ गया तब तक ये 200 भी ख़त्म हो गए, चले गए, और हमारे स्टोर डिपार्टमेंट वापस कितने हो गए? 1000। सो 1000 हो गए, फिर ये प्रोसेस चलेगा, 1000 से फिर डाउन होंगे 800, फिर 600, फिर 400, फिर 200, फिर एक नया प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर 1000 क्वांटिटी आ जाएगी, उसके बाद एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 यूनिट को जब हम स्टोर डिपार्टमेंट में रखते हैं तो ₹5 का खर्चा, तो क्या यहाँ पर हम 1000 क्वांटिटी अपने स्टोर डिपार्टमेंट में एक्चुअली स्टोर करके क्या रख रहे हैं? नो, नहीं रख रहे, क्योंकि 1000 क्वांटिटी हमेशा रहती। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कोई सामान नहीं मंगाता, हमेशा रहती, तो हम कहते हैं कि यस 1000 यूनिट्स विल बी इन द स्टोर डिपार्टमेंट ऑलवेज। सो हम लोग 1000 क्वांटिटी ही यूज़ करते हैं। पर यहाँ पर 1000, फिर 800, फिर 600, फिर 400, 200 एंड अगेन 1000, फिर एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन। तो कहने का मतलब ये है
कि स्टोर डिपार्टमेंट में ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा रिजिड, कभी भी रिजिड नहीं होती, इट विल फ्लक्चुएट अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अगर ये फ्लक्चुएट हो रही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो यहाँ पर क्वांटिटी कितनी लें, क्या 1000 लेना चाहिए? आंसर इज नो। क्या 800 लिखना चाहिए? नहीं। 600 हमेशा नहीं रहता, 400 हमेशा नहीं रहता, 200 हमेशा नहीं रहता, 0 भी हमेशा नहीं रहता। हाँ, 0 हो सकता है बट हमेशा 0 नहीं रहेगा। फिर सप्लायर ऑर्डर प्लेस कर, सप्लायर सेंड करेगा 1000, फिर से 0 से हो जाएगा 1000 एंड देन 800, 600 एंड सो ऑन। सो इस पर्पस के लिए हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि हम जनरली क्या करते हैं कि यूनिट स्टोर्ड इन स्टोर डिपार्टमेंट में ये मालूम तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं जितनी भी ऑर्डरिंग क्वांटिटी की है ऑर्डरिंग क्वांटिटी, उस ऑर्डरिंग क्वांटिटी का हाफ ले लेते हैं। हालांकि ये 100% लॉजिकल नहीं है कि हाफ हमने क्यों लिया, मतलब ऐसा हमेशा नहीं है ना कि आधा 1000 नहीं तो 500 क्वांटिटी स्टोर डिपार्टमेंट में बनी रहेगी, बट कोई ऑप्शन नहीं है। कभी 600 है, कभी 400 है, कभी 200 है, फिर 0 है, फिर 1000 है एंड सो। तो हमने माना कि एवरेज क्वांटिटी जो कि कुछ रीजनेबल है पर 100% लॉजिकल नहीं है, बट क्योंकि कभी कभी 800 क्वांटिटी ज़्यादा पड़ी रहेगी, हो सकता है कि 600 ट्रांसफ़र मतलब आगे ट्रांसफ़र रुक जाए प्रोसेस XYZ, और कभी ज़्यादा क्वांटिटी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, हो सकता है कि मतलब इसका कोई सोल्यूशन है नहीं। तो यहाँ पर इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, ऑर्डरिंग क्वांटिटी का हाफ ले लिया फॉर द कैरिंग क्वांटिटी इन द स्टोर डिपार्टमेंट। हाँ, अगर आपके पास स्पेसिफिक लिखा हो स्टोर डिपार्टमेंट में हमेशा इतनी क्वांटिटी रहती है तो ठीक है, आप ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करो, पर जनरली हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करते। वी ऑलवेज यूज़ सेकंड फार्मूला, यानी कि हाफ ऑफ ऑर्डरिंग क्वांटिटी इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऑर्डरिंग क्वांटिटी आई है 200, तो 200 का आधा कितना हो गया 100। तो हमने माना कि 100 क्वांटिटी हमारे स्टोर डिपार्टमेंट में ऑन एन एवरेज रहती है और एक यूनिट की कॉस्ट 5 रुपये की है, तो हमारा खर्चा कितने रुपये का? 500 रुपये का, एक साल का कैरिंग कॉस्ट का, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग बेसिकली टोटल कॉस्ट पर एनम निकालते हैं, पर टोटल ऑफ परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, और इन तीनों का हम टोटल कर देते हैं। टोटल करके हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज थ्री, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये सब मैंने आपको क्यों बताया? ये सब मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमारे क्वेश्चन नंबर 4.2 एंड इनफैक्ट आगे वाले कई सारे क्वेश्चंस के अंदर यूज़ हो रहा है। हमने 4.2 का सिर्फ एक पार्ट किया था, अभी हमने इसका सेकंड पार्ट नहीं किया। हम लोग आगे वाले पार्ट की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि हमारा आगे वाला पार्ट क्या कहता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ऑलरेडी EOQ फाइंड कर चुके हैं 4.2 में। एनुअल रिक्वायरमेंट इज 2000, कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपये का, ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 रुपये का, कैरिंग कॉस्ट जो है 25% गिवन था, और 25% या परसेंटेज में कभी भी गिवन हो तो बाय डिफॉल्ट इसको हमेशा कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। 25% गिवन था तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया? कॉस्ट पर यूनिट से, एंड दिस इज अ बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि जब हम ये पॉइंट्स लिख रहे हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो एक ये वाला पॉइंट भी, फोर्थ पॉइंट भी जरूर लिख लेना, दैट कैरिंग कॉस्ट इफ गिवन इन परसेंटेज देन इट शुड बी मल्टीप्लाई विद कॉस्ट पर यूनिट बाय डिफॉल्ट। रिपीट करूँ, if carrying cost per unit, if carrying cost is given in percentage, then it should be multiplied with cost per unit, ठीक है। हाँ जी, 4.2 क्वेश्चन के अंदर हम आपसे बात कर रहे हैं क्वेश्चन के बारे में, एंड क्वेश्चन सेज, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन स्टार्टिंग से। आप पब्लिशिंग, मतलब क्वेश्चन करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ पढ़ रहा हूँ। A publishing house purchases 2000 units of a particular item per year, okay, at a unit cost of ₹20, okay. Ordering cost per order is ₹50. एक बार में सामान को मंगवाने की कॉस्ट 50 रुपये की है। एंड द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 25%। सामान को संभालने की कॉस्ट 25% है। 25% ऑफ किसका? कॉस्ट पर यूनिट का। फाइंड द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी या फिर EOQ, बात एक ही है, हमने आपके साथ बात की थी। एंड द मिनिमम टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट।
कहता है कि इसके साथ साथ बताओ, हमारे क्वेश्चन में आपने बता दिया कि EOQ आइडेंटिफाई हो गया है 200, और EOQ पर जब हम EOQ फाइंड कर रहे हैं तो EOQ पर हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है। आपसे पूछा गया है बताइए कि हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट होगी वो होगी कितनी, हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट होगी वो होगी कितनी जब हम EOQ 200 यूनिट्स, हमने कहा ना EOQ 200 यूनिट्स मीन्स वी शुड हैव टू ऑर्डर 200 यूनिट्स सो दैट आवर टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। तो वो टोटल कॉस्ट मिनिमम है कितनी, दिस इज द क्वेश्चन डिमांड दैट वी हैव टू सॉल्व। सो वी नो दिस, अब हमें मालूम है कि हमारे पास 3 तरह की कॉस्ट होती हैं, एक परचेज कॉस्ट यानी कि सामान को खरीदने की कॉस्ट, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट, और हमें ये सब कुछ जो फाइंड करना है वो किस टर्म में निकालना है, पर एनम में ऑलवेज, ठीक है। और एक तीसरी कॉस्ट होती है, दिस इज कैरिंग कॉस्ट पर एनम, और परचेज कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है, दिस इज एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करें, सामान को खरीदने की कॉस्ट, जितना भी सामान खरीदा मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट के अकॉर्डिंग पैसे दीजिएगा। यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ और लिख रहा हूँ, दिस इज कॉस्ट पर यूनिट, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन इज ₹5, है ना, आंसर गिवन था। अच्छा, पहले आप ये परचेज कॉस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। परचेज कॉस्ट, हाउ मच परचेज कॉस्ट विल बी देयर, एनुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रॉ मटेरियल, तो एक साल में हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे एक साल की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, दिस इज 2000, ओके, और कॉस्ट पर यूनिट है 20 रुपये की, कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट 5, कॉस्ट पर यूनिट इज 20, दिस इज फ्रॉम द क्वेश्चन, नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल 2000 यूनिट्स, एक यूनिट की कॉस्ट 20 रुपये की, तो इस तरह से आपके पास एनुअल परचेज कॉस्ट आ गई है, दिस इज ₹40,000। आई थिंक क्लियर। सप्लायर को जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे पूरे साल के अंदर 2000 यूनिट्स मंगाओगे, 20 रुपये के हिसाब से पे करोगे 40,000 रुपये, सिंपल। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम क्या सीखा हमने सीखा नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, और ये नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं, नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स निकालते हैं एनुअल requirements of raw material, annual requirement of raw material divided by ordering quantity कि आप एक बार में कितना सामान मंगा रहे हो। सो एक साल की रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी है, 2000, एक साल की रिक्वायरमेंट कितनी है, 2000। एक बार में सामान कितना मंगा रहे हो, हमने कहा कि हम यहाँ पर 200 यूनिट यानी कि EOQ के बारे में बात कर रहे हैं, तो EOQ पर हमारे पास एक बार में 200 यूनिट मंगा रहे हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, 2000 यूनिट्स एक साल में मंगानी है, एक बार में 200 मंगा रहे हो, तो कितनी बार ऑर्डर प्लेस करोगे, 10 बार, तो ये 2000 डिवाइड बाई 200 10 ही तो आता है, और मल्टीप्लाई किससे कर दें, कॉस्ट पर ऑर्डर से। एंड कॉस्ट पर ऑर्डर ये हमें क्वेश्चन में ही देखना होगा कि कितना गिवन है, दिस इज ₹50, 50, दिस इज ₹50, तो 50 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा, ₹500, ठीक है। एंड कैरिंग कॉस्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा, दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ऑर्डरिंग क्वांटिटी इनटू क्या, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। दिस इज द नंबर्स ऑफ यूनिट्स stored in the store department by taking assumption and multiply by एक यूनिट के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। यही सीखा हमने थोड़ी देर पहले। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हाफ इंटू ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो एक बार में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, एक बार में ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, दिस इज वी हैव 200 यूनिट्स। तो हम ये मान रहे हैं आधी क्वांटिटी स्टोर में हमेशा रहेगी, 200 का आधा 100।
और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ये भी हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में फाइंड कर लिया था, दैट इज 5 रुपीज़। हालांकि 5 रुपये गिवन नहीं है, बट हमें गिवन है 25%, तो 25% किस चीज़ का करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट का। तो हमने कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपये इस तरह से आइडेंटिफाई कर लिया था, तो उसी 5 रुपीज़ को यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो ये कर दीजिएगा। तो इस तरह से इन तीनों का टोटल करेंगे एंड दिस इज 41,000। सो 41,000 इज द मिनिमम कॉस्ट, that we have to incur at अगर हम 200 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारी जो मिनिमम कॉस्ट जो हमें बियर करनी पड़ेगी, दिस विल बी 41,000। आई थिंक क्लियर। आपको होगी सर हम नहीं मानते कि ये EOQ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने रफ वर्क में ना 200 की जगह कोई भी क्वांटिटी ले लेना, चाहे आप 2000 ले लेना, चाहे 100 ले लेना, चाहे 500 ले लेना, और उसके बाद ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन करना एंड यू विल फाइंड आउट कि वो टोटल कॉस्ट जो भी आएगी ना, वो टोटल कॉस्ट हमेशा इस 41,000 से हाई ज़्यादा ही आएगी। क्योंकि जब हम ज़्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी बट कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली ये 41,000 बढ़ जाएगा। ठीक है, पर फिलहाल मुझे आपको क्या बताना है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज क्लियर। हमने पहले लास्ट वीडियो में पहले तो EOQ निकाला, और EOQ निकालने के बाद हमने कहा कि हमारा क्वेश्चन कहता है कि टोटल कॉस्ट निकालो। टोटल कॉस्ट 3 तरह की होती हैं, परचेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। तीनों का फॉर्मूला हमने सीखा और टोटल कर दिया एंड टोटल कॉस्ट इज 41,000 एंड दिस मीन्स कि अगर आप 200 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपको 41,000 की टोटल कॉस्ट मिनिमम खर्च करनी पड़ेगी, राइट। एक और पार्ट है क्वेश्चन का, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट सेज दैट if a 3% discount is offered by the supplier for the production in the lots of 1,000 or more। कहता है कि मान लो सप्लायर कहता है कि वो आपको 3% डिस्काउंट देगा, 3% डिस्काउंट, पर उसके लिए आपको जो क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा वो 1,000 मिनिमम करना पड़ेगा। 1,000 से ज़्यादा जितना मर्जी क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस करो, पर कम से कम 1,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे नहीं, हम 1,000 लेके चलते हैं, ठीक है ना। लाइक आप मार्केट में सामान लेने जाते हो, आपको बोला होता है कि 2 के साथ 1 फ्री। अब 2 के साथ 1 फ्री का मतलब हुआ कि 4 के साथ 2, 6 के साथ 3, और उसके बाद जितना मर्जी लेते जाओ। पर आप जब फ्री के लालच में जा रहे हो तो 2 के साथ 1, तो इस तरह से 2 + 1 ही लेके आओगे ताकि वो जो लालच है वो मिनिमम आपके पास आ जाए। चेक करते हैं, हम 1,000 यूनिट्स अगर हम सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें 3% का डिस्काउंट मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस? शुड द पब्लिशिंग हाउस एक्सेप्ट द प्रपोजल? आपसे ये डिसीजन मेकिंग पूछी हुई है। आपको माना जा रहा है कि आप जो है कॉस्ट अकाउंटिंग जानते हो, तो आप बताओ क्या हमें ये क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। हमने पहले कहा EOQ 200 है, तो 200 यूनिट्स पर जो है टोटल कॉस्ट मिनिमम है एज पर द विल्सन फॉर्मूला। बट विल्सन फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सिर्फ 2 ही तरह की कॉस्ट कंसिडर करता है, एक तो कैरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट। विल्सन फॉर्मूला डिस्काउंट को कंसिडर नहीं करता, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन कहता है कि डिस्काउंट मिलेगा जी, पर डिस्काउंट कब मिलेगा? डिस्काउंट तब मिलेगा जब आप ऑर्डरिंग क्वांटिटी 200 यूनिट्स की नहीं, विल्सन के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि सप्लायर के अकॉर्डिंग 1000 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है। और ऐसे केस में आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट जब मिलेगा तो वो कितना मिलेगा? 3%। डिस्काउंट 3%। तो बताओ डिस्काउंट ले लेना चाहिए नहीं या नहीं? तो जनरली लगता है डिस्काउंट मिल रहा है फटाफट ले लो, बट रुको, अगर आप 1000 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करोगे तो इसका इम्फेक्ट इन दोनों पर क्या होगा, पहले इसको तो सोचो। जब आप 200 से 1000 क्वांटिटी पे आ गए, यानी कि अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया तो आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम बियर करनी पड़ेगी, है ना।
अगर आप एक बार में 1000 क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो और एक साल की रिक्वायरमेंट है 2000 यूनिट्स, तो सिर्फ 2 ही ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी, दैट इज़ गुड। बट जब आप ज़्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करोगे तो रख रखाव के खर्चे, सामान को संभालने के खर्चे जो है आपको ज़्यादा बेयर करने पड़ेंगे, स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा बेयर करना पड़ेगा, आपकी इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल का जो खर्चा है वो भी बढ़ जाएगा, मतलब आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। एक कॉस्ट बढ़ जाएगी, एक कॉस्ट कम हो जाएगी। अब हम क्या करें, कैसे डिसाइड करें कि ये गुड है या बैड है या बैड है? तो बड़ा सिंपल है। आप ये देखो कि आपको EOQ 200 यूनिट्स पर टोटल कॉस्ट पहले कितनी आ रही थी, 41,000। अब ये देखो कि अब कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर अब ये टोटल कॉस्ट 41,000 से कम आ जाए, सो दैट इज गुड, 3% डिस्काउंट को ले लो। और हाँ, अगर ये टोटल कॉस्ट पहले के मुकाबले से ज़्यादा है, यानी कि 41,000 से ज़्यादा, 42, 43, 45 वटएवर, तो इस केस में हम लोग इस तरह की डिस्काउंट ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस केस में 3% का जो डिस्काउंट है वो हमारी कैरिंग कॉस्ट को बढ़ा देगा और वो डिस्काउंट से एक्स्ट्रा हमें अपनी जेब से बियर करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? सो हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन कहता है कि 3% का डिस्काउंट मिलेगा, तो आप तीनों की तीनों कॉस्ट को आइडेंटिफाई करके इस लेवल पर ये आइडेंटिफाई करो कि टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। ठीक है जी, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमने कहा फॉर्मूला तो वही रहेगा, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल, इट इज सेम 2000 इनटू कॉस्ट पर यूनिट। अब ये कॉस्ट पर यूनिट कितना, कॉस्ट पर यूनिट दिस इज आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो डिस्काउंट के बाद आपकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी, 20 रुपये पहले थी, अब 3% ऑफ 20 माइनस कर दो, सो दिस इज 0.6, तो ये हो जाएगा 19.4, राइट। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 19.4 इज द पर यूनिट कॉस्ट, और 2000 यूनिट्स के लिए सप्लायर के अकॉर्डिंग अब हमें पे करना पड़ेगा 38,800, सप्लायर को पे करना पड़ेगा 38,800। ओके, तो ये तो फ़ायदा हो गया। ये पहले 40,000 पे कर रहे थे, अब 38,800, क्योंकि सप्लायर ने हमें 3% डिस्काउंट दिया है। पर इसका इफेक्ट बाकी दो जगह पर भी देखना होगा, देखते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स, नंबर्स ऑफ ऑर्डर मतलब पहले एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल देखो 2000 डिवाइड बाय ऑर्डरिंग क्वांटिटी, कि एक बार में आप कितने ऑर्डर मंगवा रहे हो, तो एक बार में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर मंगवा रहे हो, 1000, तो यानी कि नंबर्स ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे 2 सिर्फ, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर तो जो पहले थी वही रहेगी 50 रुपये की, तो ये हो जाएगा 100 रुपये। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का खर्चा भी पहले के मुकाबले में अब कम हो गया। ऑब्वियसली जब आप ज़्यादा क्वांटिटी मंगाओगे तो आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट का खर्चा है वो कम हो जाएगा, कम हो गया, इट्स गुड। पर एक चीज़ और, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हाफ ऑफ ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी है अब, 1000, तो पहले जो हम लोग 100 क्वांटिटी एवरेज के बेसिस पर जो है स्टोर करके रखते थे, अब हमें एवरेज के बेसिस पर 500 क्वांटिटी स्टोर करनी होगी। मल्टीप्लाई बाय क्या, कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, और ये कैरिंग CC मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपये, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2500 आ जाएगा। बट यहाँ पर 5 जो है थोड़ा सा गलत होगा, कुछ बुक्स में 5 लिखा हुआ, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, राइट। इसको 5, ये 5 नहीं है, बाय चांस किसी बुक में लिखा हुआ है तो उसको भी आप रेक्टिफाई कर लेना, ये 5 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, आप कहोगे सर हमने कैरिंग कॉस्ट जो है वो 5 रुपये ही तो फाइंड की थी। सर 5 रुपये इसलिए फाइंड की थी क्वेश्चन में 4.2 में, क्योंकि उस केस में हमारे पास क्वेश्चन में गिवन जो था वो 25% गिवन था। 25% किसका ले लिया था, 20 का, कॉस्ट पर यूनिट का, 20 का। बट अब इस केस में जब हम यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं डिस्काउंट वाले केस में, तो जो
कॉस्ट पर यूनिट है वो 20 थोड़ी है, अब वो कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो रही है। अगर कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो गई तो कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पर जो कॉस्ट फाइंड की थी वो भी चेंज हो जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? बी केयरफुल अबाउट दिस कि जब भी डिस्काउंट वाला क्वेश्चन होता है तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट हमें दोबारा फाइंड करना चाहिए। लाइक क्वेश्चन में गिवन था 25% इज फाइन, क्वेश्चन का गिवन था, बट पहले लिया था 20 रुपये का 25%, अब लेंगे 19.4 का, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट अब चेंज हो रही है तो कैरिंग कॉस्ट पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये फुल ऑफ लॉजिकल है, उसका रीज़न बताता हूँ क्या रीज़न क्या है। देखो पहले हमें एक यूनिट के लिए 20 रुपये खर्च करने थे, है ना, और एक साल में जो सामान मंगाना था 2000, यानी कि पहले हमें 40,000 रुपये का सामान मंगवाना था। अब हमें 40,000 का सामान नहीं मंगाना बल्कि 38,800 का मंगाना है, तो इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल भी हमारी कम हो जाएगी। अब हमें, है ना, अब हमें इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट का इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा, और वही इम्पैक्ट बेसिकली कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट को, आई रिपीट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट को कम कर देता है। 4.85 दिस इज 4.85, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड दिस इज 500 इंटू 4.85, 2425 राइट। और इन सब का टोटल कर दीजिएगा 38,800, 100 and 2425, and total is basically 41325. 41325. This means कि अब हमें 41,000 की जगह अगर आप EOQ को चेंज कर रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट पर आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। कितना एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा? 325 रुपये का। तो क्या हमें डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए? आंसर इज नो। क्यों नहीं? ज़्यादा खर्चा क्यों करेंगे भाई? डिस्काउंट 3% मिल रहा है बट कैरिंग कॉस्ट बढ़ रही है ना, तो कैरिंग कॉस्ट जो है वो डिस्काउंट के बेनिफिट को नलीफाई कर रही है, इनफैक्ट हमें लॉस दे रही है। सो क्या लिख सकते हैं? वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर। आई थिंक क्लियर। सो MCQ में पूछ सकते हैं EOQ 200 और ऑर्डरिंग कॉस्ट दिस, विच इज द बेस्ट ऑप्शन? EOQ, ऑर्डरिंग क्वांटिटी, नथिंग और कुछ भी। तो यू हैव टू टेल, आपको कैलकुलेशन पूरी यही करनी पड़ेगी। सो दिस वाज 4.2 क्वेश्चन, एंड 4.2 के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपके साथ और कर रहे हैं, जस्ट टू हैव ए कॉन्फिडेंस ऑफ द EOQ, एंड देन आपको वीडियो के बाद, मतलब इस वीडियो को स्टॉप करेंगे और आपको कुछ क्वेश्चन देंगे करने के लिए कि आप खुद से भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2.1। क्वेश्चन नंबर 2.1 एंड क्वेश्चन सेज फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो आपको क्या फाइंड करना है? EOQ फाइंड करना है। ओके, एनुअल कंजम्पशन इज 8 लाख, $8,10,000 यूनिट्स। इट्स गुड, मतलब दिया हुआ है, दिस इज नथिंग बट ए। ठीक है, ऑर्डर प्लेसिंग एंड रिसीविंग कॉस्ट। ऑर्डर को प्लेस किया और उसको वापस रिसीव भी किया, तो दिस इज, बस आपको ये पहचानना होगा कि कौन सी कॉस्ट आपको जो है ए है, ओ है और सी है, दैट्स इट, और इसके अलावा कुछ नहीं है। 10 रुपये पर ऑर्डर, बाकी तो फॉर्मूला में वैल्यू प्लेस करनी है। एंड कॉस्ट पर यूनिट मतलब सामान को खरीदने की कॉस्ट, और वो है 1 रुपया। ओके, एनुअल स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट लिखा हुआ है क्या? स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट, ये है आपके पास 20% ऑफ कंजम्पशन वट एवर। जब भी यह परसेंटेज में गिवन हो तो ये हमेशा किसका लेना है?
कॉस्ट पर यूनिट का, तो 20% ऑफ ₹1, तो 20% करोगे तो आ जाएगा 20 पैसे। ओके फाइन। तो आपके पास स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग मतलब सामान को रखने का खर्चा, तो रखने का खर्चा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट, यानी कि सी। ठीक है, सो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हैव द सेम थिंग। अब आपको EOQ निकालना है। अब क्वेश्चन में डिस्काउंट तो गिवन नहीं है, जब डिस्काउंट गिवन नहीं है तो वी कैन यूज विल्सन फॉर्मूला फॉर ऑफ EOQ, दैट इज 2 × A × O/C, एंड 2 ही होता है। A है 8,10,000 एंड O is 10 रुपीज़ पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अभी हमने फाइंड किया है ना कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, दिस वाज गिवन इन परसेंटेज, उसको कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया 0.20, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट, और ये आपके पास कैलकुलेशन करके आ जाएगा। सो 2 × 810,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 0.2, और उसको हमें करना है स्क्वायर रूट 9,000 यूनिट्स। अब ये 9,000 यूनिट्स EOQ का मतलब क्या मीनिंग निकल के आया, मतलब कि अगर हम 9,000 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करें तो हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी। अगर हम 9,000 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करें तो हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि हमें 9,000 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करने के अलावा कोई क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, कर सकते हैं, डिपेंड करता है डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर। हम 10,000 का कर सकते हैं, बट 9,000 पर हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी एज पर इफ दिस नो डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट नहीं है तो। ठीक है, मतलब एक किस्म से ये हम मैनेजमेंट को सजेशन दे रहे हैं एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट कि सर 9,000 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करो, इससे टोटल कॉस्ट का जो है वो मिनिमम आएगा, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड परचेज कॉस्ट का जो टोटल होगा वो किसी भी क्वांटिटी ऑर्डर से जो है वो कम होगा। ठीक है, सो दिस इज, बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, डोंट वरी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं EOQ के। फिलहाल आपके प्रैक्टिस के लिए इस टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए। वीडियो को जस्ट स्टॉप कीजिए आफ्टर दिस नंबर्स। 2.3, 2.4 सब कर लोगे आप, कोई मुश्किल नहीं है इनमें से। 2.7, सो ये 4 क्वेश्चंस हैं, इन 4 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मिलेंगे हम लोग आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड डोंट वरी, वी विल हैव ए लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द EOQ, इट्स नॉट कंप्लीशन ऑफ द EOQ अभी अपने बहुत सारा करना है, कंप्लीट करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।